अच्छा जी, हमने जो पढ़ना है वो हमारा टॉपिक है वॉन न्यूमन डिज़ाइन। कंप्यूटर आर्किटेक्चर ये आपके सिलेबस का पार्ट है वॉन न्यूमन डिज़ाइन। जी भाई, वॉन न्यूमन डिज़ाइन क्या होता है? In 1955, a scientist von Neumann and his team proposed a design to of stored program computer। ठीक है, ये जो वॉन न्यूमन टीम है इसने एक डिज़ाइन प्रपोज किया था कि कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम है वो किस फॉर्म के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, प्रोग्राम एंड डाटा आर स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी अकॉर्डिंग टू दिस डिज़ाइन। जो भी कंप्यूटर के अंदर चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं, स्टोर होती हैं, वो इस डिज़ाइन की बेस पे जो है स्टोर होती हैं। So the computer reads the instructions one by one and executes them। ऐसे ही है ना, कंप्यूटर वन बाय वन अपना काम करता है और उसको एग्जीक्यूट करवा देता है। इट इज़ वेरी सिंपल डिज़ाइन। ये बहुत सिंपल डिज़ाइन है कि आपका कंप्यूटर जो काम लेता है वो आपको डिस्प्ले करवा देता है। जैसे कि ये मैंने फ़ाइल ओपन की है, ठीक है, फिर मैं इस फाइल को शफल कर रही हूँ, वो इस फाइल को शफल हो जाएगा। मतलब कि वन बाय वन आपका पीसी जो है वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करवाता है। It has proved to be very powerful and general purpose। It is the basic of most modern computer of today। जो भी आपके कंप्यूटर्स हैं उसमें वॉन न्यूमन डिज़ाइन ही यूज़ हो रहा है। अब हम इसको ज़रा डिटेल में देखते हैं कि वॉन न्यूमन डिज़ाइन है क्या। एक्सप्लेन द आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। Which components are included in the architecture of modern stored program machine। के मतलब कि आपके जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन से इंक्लूड हैं आर्किटेक्चर्स के अंदर, क्योंकि आपके कंप्यूटर आर्किटेक्चर का चैप्टर है कि कंप्यूटर एक्चुअली वर्क कैसे करता है, कंप्यूटर का बैक एंड पे सारा काम कैसे हो रहा होता है। तो ये चीज़ें हमने पढ़नी है। हाँ जी, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर को देखते हैं। कंप्यूटर आर्किटेक्चर कंप्यूटर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट। तो आपका जो कंप्यूटर है वो बहुत सारे कंपोनेंट्स के साथ मिलकर बना हुआ है। दीज कंपोनेंट्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। जो ये डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं ये डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ऑल कंपोनेंट्स वर्क टुगेदर एंड कम्युनिकेट विद वन अनदर। ठीक है, जो भी ये कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। The way in which these components are connected with one another is called computer architecture। जो कंप्यूटर्स के कंपोनेंट एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं और आपस में कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं उसको हम कहते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर। डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर आर एज फॉलोज। अब हम डिफरेंट कंपोनेंट्स पढ़ने लगे हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर के, जिसमें आपका आता है कंट्रोल यूनिट, ALU, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। भैया आपको मैंने आपका प्रोसेसर बताया हुआ है CPU। ठीक है, ये CPU का कंट्रोल यूनिट है। कि आपका जो कंट्रोल यूनिट है कंप्यूटर आर्किटेक्चर में CU और ALU के बेस पे काम करता है। अब हम इसको देखते हैं कि ये चीज़ क्या होती है। हाँ जी भाई, CU की बात करते हैं। कंट्रोल यूनिट इज़ एन इम्पोर्टेंट। CPU जो है वो एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है किसका, आपके CPU का। मैंने अभी आपको बताया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का ये एक इम्पोर्टेंट यूनिट है। इट एक्ट्स लाइक अ सुपरवाइजर ऑफ कंप्यूटर। सुपरवाइजर क्या, कौन होता है सुपरवाइजर? उसका मेन कंट्रोलर होता है। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में सुपरवाइजर होता है, उसी सारी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना होता है। इसी तरह ही आपके PC के अंदर, आपके कंप्यूटर के अंदर CPU जो है वो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है, तो वो कंट्रोल यूनिट भी करता है, वो ALU भी करता है। ठीक है, इट परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन। इट फैचेज इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेन मेमोरी। हाँ जी, इसने डाटा कहाँ से लेना है? आपकी मेन मेमोरी से लेना है। मेन मेमोरी कौन सी होती है? आपकी रैम होती है। ठीक है, CPU ने डाटा फैच करना है मेन मेमोरी से। इट इंटरप्रेट्स द इंस्ट्रक्शन टू फाइंड व्हाट ऑपरेशंस इज टू बी परफॉर्म। और इसने इंटरप्रेट करवाना है कि अब कौन सी इंस्ट्रक्शन जो है वो परफॉर्म होनी है। इट कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। देखिए भाई, इसका काम है कंट्रोल यूनिट का। कंट्रोल के नाम से पता चलेगा कि कंट्रोल करेगा, फैच करेगा डाटा फ्रॉम द मेन मेमोरी।
इंटरप्रेट करेगा इंस्ट्रक्शन जो भी इसने परफॉर्म करनी है, और कंट्रोल करेगा जो भी इसने एग्जीक्यूशन करवानी है। ALU, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ALU इज़ अ पार्ट ऑफ CPU। आपका जो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है ये आपके CPU का ही पार्ट है, ठीक है। ये एक CU था, एक है ALU। एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन टेक प्लेस इन दिस पार्ट। जो कि आपकी एग्जीक्यूशन है एक्चुअली इसके अंदर परफॉर्म हो रही होती है। कंट्रोल यूनिट है तो जस्ट कंट्रोल करना है, डाटा लेना है, उसकी इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग करवा के उसको डिस्प्ले करवा देना है। लेकिन जो आपकी इंस्ट्रक्शंस मैनेज हो रही होती है वो ALU के जरिए होती है। ऑल अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड इन ALU, ठीक है। जो भी आपके अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं वो ALU के अंदर हो रहे होते हैं। फिर अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट आइए। इट कंसिस्ट ऑफ 2 यूनिट्स, एक है जी अरिथमेटिक यूनिट, एक है जी लॉजिक यूनिट। अब हम दोनों को देखते हैं। Arithmetic logic, arithmetic unit of ALU perform basic arithmetic functions like addition, subtraction, multiplication and division। बेशक आप लोग इस्लामियात के बच्चे हैं लेकिन आप लोगों को ये चीज़ें तो पता ही है कि अरिथमेटिक किसे कहते हैं। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ETC जो भी है वो अरिथमेटिक यूनिट के अंदर परफॉर्म होते हैं। और अरिथमेटिक यूनिट किसके अंदर होता है? आपके ALU के अंदर होता है। और ALU और CU किसका पार्ट है? आपके CPU का पार्ट है, जो कि कंप्यूटर का ब्रेन है, ठीक है। लॉजिक यूनिट, logic unit of ALU performs logical operations like comparing two data items to find which data item is greater than, equal to, less than the other, ठीक है। इसमें क्या होता है, लॉजिक यूनिट में लॉजिक्स होती हैं कि लेस देन है डाटा, ग्रेटर देन है, इक्वल टू है, और जो भी इस चीज़ से कैटेगरी अंदर मतलब जितनी भी कैलकुलेशंस आएंगी वो आपके दोनों पार्ट CU और ALU के अंदर ही परफॉर्म होते हैं। ये है आपका वो आर्किटेक्चर ऑफ मेन कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। मेन कंपोनेंट्स, हाँ जी भाई, सबसे पहले ये जो कंट्रोल बस है ये आपकी वायर होती है। कंप्यूटर्स के अंदर भी वायर सिस्टम होता है, ठीक है। वायर होती है लगी हुई, जैसे कि आप प्लग करते हैं और वायर आप मतलब शू के साथ लगा के चला लेते हैं, ठीक है। इसी तरह कंप्यूटर्स के अंदर भी कम्युनिकेशन होने के लिए वायर्स लगी होती हैं। सो वो डिफरेंट वायर्स का नाम होता है बसेस, ठीक है। उसमें आपके आती है कंट्रोल बस, एड्रेस बस और डाटा बस। अब ये सारी किसके साथ जुड़ी हुई हैं? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ और रैम के साथ, ठीक है। बाकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो CPU के साथ, मतलब कि ये CPU इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और रैम के साथ जुड़ी हुई हैं। तो अपने सिस्टम यूनिट जिसके पास कंप्यूटर है वो उसको खोल के देखिएगा, उसके अंदर ना वायर्स लगी होती हैं। वो मतलब कि कुछ भी इस तरह का सिस्टम है कि वो कम्युनिकेशन कर रही होती है। जैसे आप लोगों ने आपके साथ वॉइस के ज़रिए बात कर रही हूँ, उसमें वो रिबन्स वगैरह लगे होते हैं सिस्टम यूनिट के अंदर, वायर्स होती हैं। तो उसको बसेस के नाम से जो हम कॉल करते हैं। जैसे कि अब ये एक सेकेंडरी मेमोरी है, लाइक सपोज करो ये आपकी हार्ड डिस्क है, ठीक है। ये हार्ड डिस्क है, कोई आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है, इसके अंदर एक फ़ाइल पड़ी हुई है, आपकी कोई पिक है, ठीक है। इसके अंदर आपकी कोई पिक है, आपने उसे ओपन करना है। तो वो पहले किसके पास ओपन होगी? रैम के पास होगी, ठीक है। इसमें सेकेंडरी मेमोरी किधर ओपन होगी? देखिए ये जो मेरी फाइल आपको नज़र भी आ रही है ना, ये रैम के अंदर ओपन है। अदरवाइज सेकेंडरी मेमोरी के अंदर पड़ी है तो पड़ी है, वो कैसे आपको नज़र आएगी? मैं जब तक उसे ऑन ही नहीं करना, जब आप लोड करेंगे तो वो आपके रैम के अंदर आ जाएगी, ठीक है। फिर क्या होगा? रैम के अंदर आने के बाद सेंट्रल प्रोसेसिंग को कैसे डाटा मिलेगा? ये एक्चुअली जो बसेस लगी होती है ना, डिफरेंट वायर सिस्टम लगा हुआ है। किस फाइल को आपने कॉल किया है उन्होंने उसको लेके आना है। अगर डाटा है तो डाटा से रिलेटेड डाटा बस के अंदर से गुजर के आएगी। एड्रेस है, आपने किसी चीज़ का क्लिक किया तो एड्रेस बस के गुजर के आएगी। किसी किसी आपने फाइल को कंट्रोल मतलब कि लाइक आपने कोई भी फंक्शन अप्लाई किया है, अरिथमेटिक फंक्शन अप्लाई किया, प्लस माइनस किया है, तो वो कंट्रोल बस के थ्रू आएगी, ठीक है। फिर ये इनपुट आउटपुट यूनिट, लाइक मैंने इनपुट दी कीबोर्ड से स्टोरेज डिवाइसेस में, स्टोरेज ने मेमोरी के अंदर ऑन किया, CPU को फर्दर डाटा सेंड किया, CPU ने फर्दर आउटपुट डिवाइसेस को डिस्प्ले करवा दिया। ये देखो जैसे आपको ये स्क्रीन के ऊपर मेरी फाइल नज़र आ रही है, ये आपका फाइनल रिजल्ट है। मैंने इस फाइल के ऊपर क्लिक किया, फिर ये मेमोरी के अंदर आई, फिर CPU ने इसके ऊपर प्रोसेसिंग की, फिर ये आपको आउटपुट स्क्रीन के ऊपर डिवाइस के ऊपर शो हो रही है। सो ये जो है डायरेक्ट इस चीज़ों के साथ रिलेट हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हमने पढ़ ली हुई हैं, ठीक है।
ये एक्चुअली जो वॉन न्यूमन है, ये आपकी वर्किंग के बारे में है कि पीसी आपका सिस्टम यूनिट जो है आपका कंप्यूटर है वो कैसे काम करता है। हाँ जी, मेन मेमोरी। मेन मेमोरी इज़ एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। यस, मेन मेमोरी के बगैर तो गुजारा ही नहीं है। मेन मेमोरी तो आपकी रैम है। इट इज़ यूज टू स्टोर प्रोग्राम एंड डाटा दैट आर बीइंग एग्जीक्यूटेड। इसके अंदर जो भी प्रोग्राम है, डाटा है, वो एग्जीक्यूट होगा रन टाइम पे। इट इज़ आल्सो नोन एज वर्किंग एरिया ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। यस, सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर तो बस स्टोर किया जाता है जो भी एक्चुअली एग्जिस्टेंस हो रही होती है, वो रन टाइम पे हमारी रैम के अंदर हो रही होती है, मेन मेमोरी के अंदर हो रही होती है। देखिए, अगर आप ये एक लेक्चर भी ले रहे हैं तो आपका जो ब्रेन सुन रहा है वो आपकी एक मेन मेमोरी है, ठीक है, टेम्परेरी मेमोरी के अंदर स्टोर हो रहा है। सो रन टाइम पे आप मेरे साथ लेक्चर ले रहे हैं, फिर शफल हो जाएगा किसी और टीचर के साथ, फिर शफल हो जाएगा किसी और टीचर के साथ। तो एक्चुअली स्टोरेज तो आपने उसको कॉपी पेंसिल के ऊपर ही लिख के करनी है ना, ठीक है, अदरवाइज तो आप अपनी मेन मेमोरी के जरिए ही मुझे सुन रहे हैं। हाँ जी, input output unit, input output control processes communication with peripheral devices such as monitor, disk drive and printer connected to the computer system। आपकी जो इनपुट आउटपुट कंट्रोल प्रोसेसर है, कम्युनिकेशन करते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं कि उनको आसानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा सकता है। लाइक जैसे कि आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ठीक है, इनको उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे हम लेके जा सकते हैं। बस इंटरकनेक्शन मैंने अभी आपको बताया कि वायर्स होती हैं कंप्यूटर सिस्टम यूनिट के अंदर, वायर्स लगी होती हैं, तो सारी कम्युनिकेशन इनके ज़रिए हो रही होती है। बस इंटरकनेक्शन इज़ आल्सो एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। अ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सीपीयू, मेन मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट यूनिट, ठीक है। These components have to be connected to transfer data from one component to another। जो भी डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट्स के दरमियान में, वो होती हैं बस इंटरकनेक्शन के जरिए, मतलब कि वायर्स के ज़रिए। The use of buses to connect different component is known as बस इंटरकनेक्शन। जो भी ये कनेक्ट करती हैं आपके कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स को, उनको हम कहते हैं बस इंटरकनेक्शन। देखिए ना, इन्होंने कनेक्ट नहीं किया हुआ था, ऊपर डायग्राम में दिखाया सीपीयू, मेन मेमोरी, इनपुट आउटपुट, ठीक है, उनको कनेक्ट किया हुआ था ना आपस में। हाँ जी, व्हाट इज सीपीयू डिस्क्राइब्ड, सीपीयू है डिस्क्राइब्ड ब्रीफली, हम इसको कर लेते हैं। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू स्टैंड फॉर क्या है जी आपका? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। इट इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर। जैसे हर इंसान की बॉडी का ये ब्रेन है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसी तरह आपका सीपीयू कंप्यूटर के अंदर भी अहम रोल रखता है, बिकॉज इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। कंप्यूटर ने काम कैसे करना है? इट इज़ आल्सो कॉल्ड द प्रोसेसर। शॉर्ट वर्ड में सीपीयू को क्या कहते हैं? प्रोसेसर। कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट सीपीयू। यस, ब्रेन के बगैर अगर इंसान काम नहीं करता तो आपका कंप्यूटर का जो सेटअप है वो कैसे करेगा? उसका ब्रेन है भैया। ऑल कंप्यूटर मस्ट हैव अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू इज लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड, ठीक है। अब कोई फादर बोर्ड नहीं होता, इस चीज़ को याद रखिएगा कि सीपीयू जो आपके सिस्टम यूनिट है उसके अंदर मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड के अंदर जो है वो सीपीयू, रैम, रोम, हर चीज़ जो है वो लगी होती है। इट कैरीज आउट मोस्ट ऑफ द वर्क ऑफ अ कंप्यूटर, ठीक है, इसमें सारा काम जो है सीपीयू ने ही करना होता है। ये जो आपका मदरबोर्ड होता है, सीपीयू परफॉर्म्स ऑल ऑपरेशंस ऑन डाटा अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन। जो सीपीयू है उसने सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन, जो भी उसको हदायत दी जाएगी। इट एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शंस एंड टेल्स अदर पार्ट ऑफ कंप्यूटर। इसमें सीपीयू ने लेना है डाटा मेमोरी से, मेमोरी ने आगे भेज देना है जिस चीज़ से उसे इंस्ट्रक्शन मांगी जाएगी, कंप्यूटर ने उसको कैसे करना है, ठीक है। टेल इज द पार्ट व्हाट कंप्यूटर व्हाट टू डू, कि कैसे कंप्यूटर उसको करेगा। मोस्ट ऑफ द वर्क कंसिस्ट ऑफ कैलकुलेशंस एंड डाटा ट्रांसफ़र। जो भी वर्किंग होती है वो कैलकुलेशन और डाटा ट्रांसफ़र के जरिए ही होती है ना, या फिर ट्रांसफ़र कर लेते हैं या हम कैलकुलेशंस कर लेते हैं या फाइल्स ओपन कर लेते हैं। सीपीयू कंसिस्ट ऑफ मेन टू मेन यूनिट्स नाउन एज अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट, ठीक है। अभी हमने ऊपर देख लिया सीपीयू का पार्ट्स, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट, ठीक है, एएलयू एंड सीयू।
ये था ALU एंड CU। हाँ जी भाई, ALU के बारे में मैं दोबारा अब नहीं बताऊंगी, वो मैंने ऊपर भी बता दिया था। ठीक है, CU के बारे में भी बता दिया था आई थिंक। अब हम पढ़ लेते हैं अपनी थोड़ी सी मेन मेमोरी को। व्हाट इज़ मेन मेमोरी? डिस्क्राइब इट्स स्ट्रक्चर। हाउ डेटा स्टोर इन मेन मेमोरी इज एक्सेस्ड। आपकी जो मेन मेमोरी क्या है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, उसमें कैसा डाटा स्टोर जो है वो होता है। ठीक है, मेन मेमोरी, main memory is an important component of computer. It is used to store, program and data that are being used. It is also known as working area of the computer. अभी ये वो भी चीज़ ही है जो ऊपर रिकॉल की है। आप इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं कि मेन मेमोरी में मतलब एक्चुअली डाटा जो है वो काम कैसे करता है। मेन मेमोरी इज़ अ मॉडर्न कंप्यूटर इज बिल्ट इन फॉर्म ऑफ अ चिप। ठीक है, जो आपकी मेन मेमोरी होती है, रैम होती है, चिप होती है, चिप। ठीक है, चिप, सिलिकॉन चिप लाइक। द चिप इज़ मेड ऑफ सेमी कंडक्टर मटीरियल। ठीक है, ये जो चिप होती है जो मेन मेमोरी की, ये सेमी कंडक्टर्स की बनी होती है। द चिप कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स। ईच सेल कैन स्टोर वन बिट सच एज ज़ीरो और वन। ठीक है, आपका कंप्यूटर ज़ीरो और वन के अलावा कोई लैंग्वेज समझता नहीं है। ये चीज़ याद रखिएगा कि उसने हर लैंग्वेज को ज़ीरो और वन की फॉर्म में कन्वर्ट करके ही अपनी एक्चुअली जो भी वर्किंग है वो करनी है। आप बेशक उर्दू में दें, पंजाबी में दें, डाटा जैसे मर्जी दें, कंप्यूटर में उसको जो मेन मेमोरी है उसकी, उसे जो भी काम करना है उसने ज़ीरो और वन की फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देना। The cell in main memory are logically organized as group of 8 bits। ठीक है, आपकी जो मतलब कि 1 बाइट होती है वो 8 बिट्स के इक्वल होती है। हम ये यूनिट्स भी करेंगे, फिर आपको ज़्यादा क्लियर पता चल जाएगा। वन ग्रुप ऑफ 8 बिट इज़ नाउन एज बाइट। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। ठीक है, 8 बिट्स किसके इक्वल होती है? 1 बाइट के। अगर मैं 1 बाइट कहूँ किसके इक्वल है तो वो 8 बिट्स के इक्वल है। ईच बाइट इन मेमोरी इज असाइंड अ यूनिक नंबर। अब जो हर बाइट है उसमें हर जो है यूनिक नंबर असाइन होगा, वो ज़ीरो और वन होगा, लेकिन उसका एक सीक्वेंस होगा। दिस नंबर इज नाउन एज एड्रेस ऑफ द बाइट। देखिए भाई, आप लोगों के घरों का एड्रेस डिफरेंट है, कोई किसी के साथ टैली नहीं करता। ठीक है, इसी तरह मेमोरी भी ऐसे ही होती है कि अगर डाटा मैच हो जाएगा तो वो वर्किंग ही नहीं कर सके। एक्सेसिंग डाटा इन मेन मेमोरी इज अ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। आपका जो मेन मेमोरी है वो सीक्वेंस ऑफ बाइट्स की फॉर्म में काम करता है। सीपीयू एंड अदर कंपोनेंट्स कैन एक्सेस एनी बाइट्स ऑफ मेन मेमोरी बाय एक्सेसिंग इट्स एड्रेसेस। ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट बाइट्स कैन एक्सेस रैंडमली, कुछ सीक्वेंस की फॉर्म। मेन मेमोरी ने एक्चुअली आपका सीक्वेंस ऑफ बाइट्स बना दी। अब जो सीपीयू है वो मे भी डिपेंड करता है कि वो डाटा को कैसे एक्सेस करेगा, रैंडमली करेगा या सीक्वेंस वाइज करेगा। ठीक है, अब हम थोड़ी सी मैम की जो इसकी रैम वगैरह है, जैसे कि ये बता रहा है कि दैट इज़ वाई मेन मेमोरी इज़ वेरी फास्ट एज़ कम्पेयर टू अदर स्टोरेज। यस, आपकी मेन मेमोरी इस सेंस में फास्ट है बिकॉज सारी वर्किंग उसके अंदर परफॉर्म हो रही होती है, रैम के अंदर हो रही होती है। स्टोरेज तो अपने आप में बस एक स्टोरेज पड़ी हुई है साइड पे। आपने फाइल को जब ज़रूरत होगी तब ओपन करोगे, लेकिन आपकी रैम ही तो एफिशिएंट है जिसके अंदर सारा काम जो है वो वर्किंग जो है वो सीपीयू के साथ मिलकर काम कर रही होती है। So there are two types of memory known as RAM and ROM। ये आपकी टू टाइप्स की मेन मेमोरीज होती हैं, रैम एंड रोम। व्हाट इज़ रैम? डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैम। अब हम रैम को देखते हैं। रैम स्टैंड्स फॉर, ये आपकी मेन मेमोरी है। ओके, ये आपकी मेन मेमोरी है। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज़ आल्सो कॉल्ड डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। Random access means that each individual bytes in entire memory can be accessed directly। मतलब कि जो आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो इंडिविजुअली हर बाइट को डायरेक्टली एक्सेस करती है। जो जब जो भी डाटा आपके कंप्यूटर के अंदर आता है तो रैम उसको डायरेक्ट एक्सेस करती है। रैम इज़ यूज टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टेम्पोरेरीली। टेम्परेरी का मतलब है कि वॉलेटाइल। ठीक है, कि ज़्यादा देर उसके अंदर डाटा स्टोर नहीं किया जा सकता। मैंने इसको क्लोज कर दिया ना, इस फाइल को अगर मैंने बंद कर दिया तो ये रैम के अंदर से फारिग हो जाएगी। इस सेंस में इसको कहा गया कि ये टेम्परेरी है।
ये देखिए यहाँ पे मेंशन भी है, रैम इज़ अ वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल होता है बुखारात बन के उड़ जाना, मतलब कि थोड़ी देर के लिए वक्त के तौर पे जब तक आप उसको रखना चाहें रख सकते हैं, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएगी जब आप उसको क्लोज कर देंगे। इट मीन्स दैट इट कंटेंट्स आर लॉस्ट व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ। आपने कंप्यूटर को बंद कर देते हैं ना, रैम खाली हो जाती है। लेकिन जो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज है, ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज वो खाली नहीं होती, उसमें तो डाटा पड़ा हुआ है, ऐसे तो फिर कंप्यूटर में सारा डाटा ही उड़ जाए। रैम इज़ रीड एंड राइट मेमोरी, ठीक है, रैम के अंदर रीड और राइट दोनों किया जा सकता है। देखो मैं इसके अंदर ऊपर आपको पढ़ा भी रही हूँ, उसके ऊपर ड्रा भी कर रही हूँ, तो ये रैम मुझे फैसिलिटेट कर रहा है कि मैं इसके ऊपर रीड भी कर सकूँ, राइट भी कर सकूँ। CPU कैन रीड डाटा फ्रॉम रैम एंड राइट डाटा टू रैम, ठीक है, CPU ने डाटा लिया रैम से और राइट किया डाटा रैम के ऊपर। इट इज़ यूज टू स्टोर डाटा इन इंस्ट्रक्शन वाइल इज बीइंग एग्जीक्यूटेड। ये तब तक डाटा को स्टोर रखिएगा इंस्ट्रक्शन को जब तक वो फाइल एग्जीक्यूट हो रही होगी। रैम इज़ आल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी और प्राइमरी स्टोरेज। जी हाँ जी, जैसे आप लेक्चर सुन रहे हैं कि आपकी प्राइमरी स्टोरेज है, अब आपने इसको एक्चुअली अपने दिमाग के अंदर बिठाना है या नहीं बिठाना, वो आपके ऊपर है, ठीक है। अगर नहीं बिठाना तो ये आपकी प्राइमरी स्टोरेज ही रहेगी कि एक्सपायर हो गई, आपने सुना और दिमाग से निकाल दिया। लेकिन आप उसको अगर प्राइमरी स्टोरेज को अगर स्टोर करना चाहेंगे, बार बार याद करेंगे, तो वो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज बन जाएगी। इस तरह की ये चिप होती है, ये होती है आपकी रैम। रैम इज़ बिल्ड बाय टू डिफरेंट टेक्निक्स, ठीक है, रैम की डिफरेंट टेक्निक्स हैं। जैसे कि उसमें आती है आपकी डायनामिक रैम, डी रैम और एस रैम। डी रैम स्टैंड्स फॉर डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डायनामिक मतलब कि वो कैस किसी भी फॉर्म में उसको एक्सेस कर सकती है, डायनामिक है, ठीक है। इट इज़ अ टाइप ऑफ मेमोरी दैट इज़ यूज्ड इन मोस्ट कंप्यूटर। इट इज़ लीस्ट एक्सपेंसिव काइंड ऑफ रैम। भाई डायनामिक रैम जो होती है ना, इसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, आपका पीसी इतना स्लो हो जाता है। ये जो रैम है सस्ती होती है, लेकिन इसको बार बार रिफ्रेश भी करना पड़ता है कि पीसी स्लो हो गया, चलो जी रिफ़्रेश कर लो। रिफ़्रेश के लिए कौन सी की होती है आपकी, F5 की होती है ना, हम F5 की प्रेस करते हैं रिफ़्रेश करने के लिए। डी रैम रिक्वायर्स एन इलेक्ट्रिकल करंट इन टू मेंटेन इट्स इलेक्ट्रिकल स्टेट, ठीक है, जो भी डी रैम है रिक्वायर करती है इलेक्ट्रिकल करंट। जो भी देखिए वही इलेक्ट्रिकल करंट कौन सा आता है, जो आपकी वायर के ज़रिए आ रहा है, पीसी के अंदर आपने वायर लगाई है तो आपका सिस्टम ऑन हुआ, ऐसे कैसे ऑन होता है। The electrical charge of DRAM decreases with the time that may result in loss of data। इसमें जो डाटा है वो ज़्यादा जल्दी लॉस हो जाता है, बिकॉज ये है कि बार बार इसको रिफ्रेश करना पड़ता है। ये देखिए डी रैम इज रिचार्ज और रिफ्रेश अगेन एंड अगेन टू मेंटेन इट्स डाटा, ठीक है। इसको हम देखें, समटाइम ऐसा होता है कि अगर हम रिफ्रेश नहीं करते इस रैम को तो हमारा डाटा लॉस होने के चांसेस हो जाते हैं, तो इसलिए हम इस वाली जो रैम हमने लगवाई हुई है अपने पीसी के अंदर, एक्चुअली यही होती है ज़्यादा, तो हम इसको बार बार रिफ्रेश करते हैं। The processor cannot access the data of DRAM when is being refreshed. That is why it is slow. So because ये स्लो हो जाता है और सारी प्रोसेसिंग बंद कर देता है, सो जो CPU है वो इसे डाटा एक्सेस नहीं कर पाता। दूसरी है आपकी एस रैम, ये बहुत अच्छी होती है, एक्सपेंसिव होती है, स्टैटिक रैम है। स्टैटिक मतलब इसको हम बार बार रिफ़्रेश नहीं करते, मतलब मैं अपने पीसी को रिफ़्रेश करती हूँ, मैं भी आपको करके दिखाती हूँ कि बार बार रिफ़्रेश नहीं करना पड़ेगा। द मेमोरी सेल आर मेड फ्रॉम डिजिटल गेट्स, ठीक है, ये आपके इलेक्ट्रिकल बेस था, ये आपका डिजिटल गेट बेस है। सो इसमें ये है कि डाटा को फ्रिक्वेंटली रिचार्ज किया जा सकता है। सीपीयू डज नॉट नीड टू वेट टू एक्सेस डाटा एस रैम ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। अगर आपका एस रैम प्रोसेसिंग भी कर रहा हो, काम भी कर रहा हो, तो वो तब भी उसे डाटा ले लेगा, उसको वेट नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज़ वाई इट इज़ फास्टर दैन डी रैम, ठीक है। ये महंगी है, एक्सपेंसिव है और फास्टर है किससे, आपकी डी रैम से। और आपकी पावर जो है यूटिलाइज़ कम करती है, बिकॉज हमें इसमें रिफ़्रेश नहीं करना पड़ता ज़्यादा, इसलिए हमारी पावर जो है वो कम यूटिलाइज़ हो रही होती है, मतलब कि जो भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी है उसकी बात कर रही हूँ। SRAM is more expensive. It is normally used to build a very fast memory known as कैशे मेमोरी, ठीक है। कैशे मेमोरी बहुत ज़्यादा फास्ट मेमोरी होती है एक्चुअली, ये रैम और CPU के दरमियान में होती है।
कैशे मेमोरी रैम और सीपीयू के दरमियान में होती है। सो डी रैम तो उसको बिल्ड नहीं कर पाती बिकॉज़ वो इतनी फास्ट ही नहीं होती। सो एस रैम जो है वो बहुत फास्ट होती है, तो वो कैशे मेमोरी को क्या करती है, बिल्ड कर देती है। क्योंकि कैशे मेमोरी जो है वो बहुत फास्ट होती है, तो जो सीपीयू है वो बजाय बार-बार रैम से डाटा ले, तो वो अपनी कैशे मेमोरी से डाटा जो है वो रिसीव कर लेता है, जो भी उसको रन टाइम पे चाहिए होगा। तो बेटा इसमें कंफ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका कंप्यूटर है कि वो कैसे काम करता है, ठीक है? आज हमने यहीं तक ही पढ़ना था, कल हम इंशाल्लाह रोम के बारे में पढ़ेंगे और रोम की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे।